हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 का अतीत से वर्तमान हम यहाँ से क्वेश्चन आंसर 1 से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो हमने और सब भी वीडियो बनाया है क्लास 7 का जो मैथ है, आप जाके देख लीजिएगा उसमें। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर है। आप सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, अध्याय ये 1 है। अध्याय 1 कब और कैसे, ये वाला अध्याय 1 का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग बताएंगे। कैसे क्या होगा हम बता रहे हैं आपको। और यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, फिर रिक्त स्थानों को भरे, उसका मिलान हो गया 2 नंबर में। 3 4 5 6 7 8 ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। तो एक एक करके हम आज क्वेश्चन आंसर सबको बता देंगे आज कैसे क्या लिखना है, कैसे एकदम शॉर्ट फॉर्म में, एकदम छोटा से छोटा, जितना छोटा किया जाए। देखिए हम देखते हैं 1 नंबर में जो खाली स्थान है, खाली स्थान में देखिए हम लोग क्या बना है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में आप यहाँ पर जैसे कि हो जाएगा आपका लिखा हुआ है खाली स्थान में स्थानों में 16वीं सदी के आरंभ में डैश डैश ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ पर लिख देंगे बाबर, यहाँ पर बाबर यहाँ भरे हैं। दूसरा नंबर आपका हो जाए तारिक उल हिंद, दूसरा का हो जाएगा, आप देख लीजिएगा बुक आपके पास होगा तो। उसके बाद तीसरा का नंबर हो जाए इसे डैश डैश करके लोगों द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ, जिससे कि यहाँ पर हो जाएगा अरब यहाँ पर भर देंगे। और इसके बाद से घ नंबर में आपका हो जाएगा 13वीं। तो इसको आप लोग भर लीजिएगा बुक में। यहाँ से आप देखेंगे जोड़े बनाए, तो यहाँ मिलान हो गया, आपका मिलान हो गया। मिलान यहाँ पर जैसे कि हम भर रहे हैं, जैसे राज तरंगनी कहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कश्मीर के इतिहास। भक्ति संत का हो जाएगा दरिया साहब। तबकात ए नासरी इसका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका मिनहाज उस सिराज। उसके बाद से है शेर शाह मक्का मकबरा, ये हो जाएगा सासाराम में है। और मानसिंह का है तो बैक्टरपुर का शिव मंदिर, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन जो हो गया, मध्यकाल के वैसे वस्त्रों की सूची बनाइए जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर हमने लिखा है एकदम शॉर्ट फॉर्म में, देखिएगा आप लोग, शॉर्ट में एकदम लिखा है। एक एक करके छोटे छोटे मैंने लिखा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, जितना आसान हो जाए उसके लिए बेहतर है। और इसे याद करने में सुविधा रहेगा इस तरह। जैसे कि पहले का क्वेश्चन, मध्यकाल के वैसे वस्त्रों की सूची बनाइए जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं। जैसे मध्यकाल में जिसे उत्तर है यहाँ पर, मध्यकाल में सिले हुए वस्त्र बहुत कम लोग ही पहनते थे। जैसे कि यहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, मध्यकाल के वैसे वस्त्र जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं निम्नलिखित है। जैसे कि हम लोग आज भी जो प्रयोग करते हैं उसका नाम लिखा गया। जैसे 1 नंबर धोती हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कुर्ता, घाघरा इसलिए लहंगा बोला जाता है, ओढ़नी, पगड़ी और साड़ी, ऐसे करके हम और भी जो सामान होता है उसको लिख सकते हैं। ये अभी नॉर्मल में हम लोग ये अब यूज़ करते हैं अभी ये। तो मध्यकाल के समय में जो यूज होता था उस टाइम में, इस टाइम में भी हो रहा है, उपयोग हो रहा है ये। उसके बाद आगे हम देखते हैं, ये हो गया आपका 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा का चौथा नंबर देखते हैं, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुए 2 प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तनों को बताएं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, चौथा का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। प्राचीन भारत में वस्त्र उद्योग के लिए सूती तकली पर काटे जाते थे जिसमें काफी समय लगता था, कारण कि तकली को हाथ से नचाना पड़ता था। बाद में 13वीं सदी में परिवर्तन यह आया कि तकली का स्थान चरखे ने ले लिया। अब सूत तेजी से अधिक मात्रा में और कम समय में ही बन सकते थे। पहले सीधे कपास से मात्रा में और कम समय में ही बन सकते थे। पहले सीधे कपास से सूत काटा जाता था, अब बाद में बदलाव आया। लोग धुनकी पर रुई धुनने लगे, अब धुनी हुई रुई से सूत काटना आसान हो गया। तो ये आपका चौथा नंबर का आंसर हो गया। आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए नहीं तो। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। सिंपल एक लाइन में आंसर हो गया इसका। उसकी तरह आइए समझें, 6 नंबर की है यहाँ पर, आइए समझे। तो इसे 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे कि वनवासियों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा। तो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य
भूमि की तलाश होने लगी, अतः जंगल काटे जाने लगे। जंगलों के काटे जाने से वहां रहने वाले वनवासियों को जंगल छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि अनेक वनवासी खेती के काम में लग गए और ग्रामवासी बन गए। यहाँ पर 6 नंबर का आंसर ये वाला हो गया आपका। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 7 नंबर क्वेश्चन, गंगा यमुनी संस्कृति से क्या समझते हैं? यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि दो संस्कृतियों के मेल से जो संस्कृति विकसित होती है उसे गंगा यमुना संस्कृति कहते हैं। इसका हो गया आंसर। शॉर्ट फॉर्म में इसने जितना अच्छा क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे आंसर, इसको आपको याद करने में सुविधा रहेगा, नहीं तो बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन तो याद भी नहीं हो पाएगा और एग्जाम में भी आप लोग नहीं लिख पाएंगे। इसलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, 8वीं शताब्दी के आसपास हुए परिवर्तनों को लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा 8वीं शताब्दी के आसपास पहला परिवर्तन तो देश के नाम बदलने के रूप में हुआ। अब भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाने लगा। हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा में भी काफ़ी विस्तार हुआ। कृषि और वाणिज्य, इसको बोल सकते हैं व्यावसायिक, उसके व्यावसायिक, वाणिज्य को हम व्यावसायिक बोल सकते हैं। व्यापार में रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगा था। सामाजिक नियम, धर्म, भाषा, कला आदि में परिवर्तन हुए। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गई है। यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन के आंसर ही बताएंगे आप लोग को, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, एकदम जितना भी इतना छोटा कर दिया जाए और अच्छा से अच्छा इसको याद करने में सुविधा हो जाए। उसका 9 नंबर में हो जाएगा आपका, क्या प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए ज़्यादा स्रोत उपलब्ध है? तो हाँ, उत्तर इसका हाँ, प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए आज ज़्यादा स्रोत उपलब्ध है। ये स्रोत अनेक लेखकों और इतिहासकारों द्वारा लिखे गए लेख और इतिहास है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं हम। इतिहासकार सिन्हाज सिराज ने 13वीं शताब्दी में इतिहास लिखा, जिसमें उन्होंने बिहार के विषय में लिखा कि इसका नाम बिहार क्यों पड़ा। भक्त कवि और सूफी संतों ने भी भारत के संबंध में भी बहुत लिखा है। तो उदाहरण के लिए उन्होंने बता दिया। ये हो गया आपका आंसर 9 नंबर का। उसके बाद 10 नंबर में हम देख लेते हैं 10 नंबर का आंसर क्या है। 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर जब एक ही व्यक्ति या घटना के संबंध में अलग अलग मत आते हैं, ऐसी परिस्थितियों में इतिहासकार क्या करते होंगे? यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक मिनट। तो 10 नंबर के आंसर देखिए क्या हो जाए। इतिहासकार अतीत को समझने के लिए समान विशेषता वाले बड़े बड़े हिस्सों, युगों और कालों में बांट देते हैं। फिर अनुमान से स्थिति का अवलोकन कर स्वयं जो वे उचित समझते हैं लिखते हैं। तो ऐसे हो गया। ये हो गया आपका 10 नंबर का आंसर। उसी तरह आपका हो जाए 11 नंबर का आंसर। देखिए क्या हो रहा है। 11 नंबर में आप भी संस्मरण लिख सकते हैं। आप अपनी पसंद और रुचि के अनुसार किसी परिचित व्यक्ति या अपने जीवन की घटना को लिखिए। तो अपने जीवन या घटना के बारे में लिखना है, कैसे जीवन आपका है और उसे किस तरह घटना, किसी व्यक्ति के बारे में भी लिख सकते हैं। कहानी आप इतिहास के बारे में लिख सकते हैं। तो संस्मरण का मतलब क्या होता है? देखिए, संस्कृति के आधार पर किसी विषय, घटना या व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। तो संस्मरण के बारे में आपको बता दिया है ना। तो उस तरह आप भी किसी व्यक्ति के बारे में लिख सकते हैं, किसी घटना के बारे में लिख सकते हैं, तो वैसे ही बताया गया। तो इसका आप संस्मृति मतलब आपको बता दिया, संस्मरण मतलब क्या होता है, और आप ऐसे लिख सकते हैं, अपने मन से उत्तर दे सकते हैं। तो आज हमने देख लिया, आज ये बारे में आजकल के प्रचलित सिक्कों के से किन बातों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो आप लोग सिक्का के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि उसमें सन लिखा जाता है कि ये सन कब का बना हुआ है सिक्का, और इसका प्रतीक क्या है उस पर देखिएगा पहले का सिक्का में, आपके सिक्का में कैसे है। तो सिक्कों के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, अपने मन से लिख दीजिएगा इसको। और यहाँ पर हम लोग कल देखेंगे अगले अध्याय में, अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला 2 नंबर अध्याय है। तब तक के लिए बाय।